अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हालात वाक़यात 9 मई वाक़े के बाद दिनों की बजाय घंटों में तब्दील हो रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उम्मीदवारों ने पार्टी से मुंह मोड़ना शुरू किया है, साबिका हुकूमती इत्तेहाद की जमातों में भी मुस्तकबिल के हवाले से एक तनाव की कैफियत अया हो रही है। इसकी शुरुआत तो हुकूमत खत्म होने के फौरी बाद हो गई थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम से कुछ ज़्यादा खुश नहीं। ऐसे हालात पैदा होना ये कोई अजनबी बात नहीं है, ये नविश्ता दीवार था, क्योंकि खबर रखने वालों को पहले से ही अंदाजा था कि जैसे जैसे तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई कमजोर होंगे, उतने ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगेंगे। किसी भी दो इत्तेहादी पार्टियों के दरमियान इख्तलाफात तो इसके लिए पहले दूसरी सतह के कायदीन से बयान दिलवाए जाते हैं, बात बन जाए और उनके इख्तलाफात को ख़त्म कर लिया जाए तो ठीक, वरना आहिस्ता आहिस्ता ये बात और इख्तलाफात टॉप टियर लीडरशिप तक पहुँचते भी देर नहीं लगती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी ऐसी ही सूरत हाल दरपेश है। हुकूमत जाने के बाद पीपल्स पार्टी ने वक्त पर इंतखाबात की बात शुरू की और जिसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड और निगरां हुकूमत को मुस्लिम लीग नून की बी टीम जाहिर करना शुरू कर दिया गया। सब खुर्शीद शाह, फैसल करीम कुड्डी, शीरी रहमान जैसे लीडर से सख्त बयानात दिलवाए गए और बाद में खुद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान में आए और उनसे भी ज़्यादा सख्त बातें और इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। नसीहतें दी जाने लगी कि नवाज शरीफ को किसी के कांधों पर बैठ कर नहीं आना चाहिए। इस तमाम माहौल में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चुप का रोज़ा रखा, लेकिन अब गुज़श्ता रोज़ उन्होंने भी धमाकेदार बयान देकर सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी से जरदारी हाउस नवाब शाह में अमायदीन ने मुलाकात की है। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को मैंने बनवाया था, यानी शहबाज शरीफ को उन्होंने वज़ीर आज़म बनवाया, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। मैं अब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। अब मुल्क का आइंदा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। साबिका हुकूमत ने आवाम के लिए कोई काम नहीं किया। आसिफ अली जरदारी वाइट शख्सियत नहीं है, इस तरह की बात कर रहे हैं। निसार खोड़ो, नदीम अफजल चंद समेत पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो पीपल्स पार्टी को इस इलेक्शन में अपने लिए या मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी के लिए भी मैदान हमवार दिखाई नहीं देता और उन्हें यह भी लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के पीछे निगरां हुकूमतें सहूलतकारी कर रही हैं। दूसरी जानिब निगरां वज़ीर आज़म बारहा इस बात का तज़किरा कर चुके हैं कि वो यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड पर। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने अपने बयान को दोहराया और बताया कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी। अदरवाइज अगर कोई ऐसी चीज सामने आए जिसमें किसी भी जमात के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके, इस वक्त तक तो ऐसी कोई चीज। उनके कैंडिडेचर्स फाइल होंगे, जो उनके नुमाइंदगान हैं वो लोगों से कैनवसिंग करेंगे, वोट मांगेंगे, और न वो लोग जो खान साहब से राहें जुदा कर चुके हैं, वो लोग जो उनके लॉयलिस्ट के तौर पे हैं, वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब ब्लैंकेट रिलीफ चाहे मुस्लिम लीग नून को मिल चुका हो, लेकिन फिर भी इस जमात को इलेक्शन तो अपने बलबूते पर लड़ना है, जिसके लिए कारकर्दगी और मौसर बयानिया की ज़रूरत है। एहतसाब का बयानिया खुद ही पसे पुश डालकर मुस्लिम लीग नून के पास कोई नया बयानिया नहीं है। 16 माह की कारकर्दगी दिखाने के काबिल नहीं है और 2017 की कारकर्दगी अब पुरानी बातें मालूम होती हैं। ऐसे में खुद मुस्लिम लीग नून मुश्किल में नजर आती है। अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मैदान में उतारने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। कल मुस्लिम लीग नून का एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि नवाज शरीफ चारों सूबों के दौरे करेंगे और टिकट्स की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी खुद करेंगे। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ 10 नवंबर से मुल्क भर में दौरों का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, क्या सियासी हिकमत अमली होगी, बात करेंगे। इस वक्त साबिका ऑपरेटर और मौजूदा रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राजा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में किसने भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद गया हूँ और मैं सियासी फैसले अपने हल्के के वाम के मशवरे से करता हूँ। हल्के के वाम से मशवरा किया है। नहीं राजा साहब, आपकी मुस्कुराहट खासी मानी खेज है, ये जैसे खिलखिला के आप हंसे हैं, ये बहुत कुछ बता रहा है। हाँ, आप जो मर्जी समझ लें, लेकिन मैं आपको जिस तरह, पता नहीं आपको कैसे यकीन आएगा, मैंने सिर्फ हल्के के वाम से मशवरा किया है और मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। ये ऑपोजिशन लीडरी छोड़ने के बाद फैसला हुआ या उस दौरान ही आपने फैसला कर लिया था कि नून लीग को ज्वाइन करना आपने? नहीं, उसके बाद फैसला हुआ है। ये तो रिटायरमेंट, जब मैं अपोजिशन लीडर से रिटायर हुआ उसके बाद फैसला हुआ। नहीं, लेकिन वो तमाम तर शकूक व शुबहात अब मजीद तकवीत पकड़ रहे हैं ना, कि उस वक्त राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे, लीडर ऑफ द हाउस शहबाज साहब थे,
तो राजा साहब पहले ही दिल में ये तहिया किए बैठे थे कि नून लीग मैंने ज्वाइन करनी है, नून लीग का टिकट मुझे चाहिए। तो वो शकूक शुबात के फ्रेंडली ऑपोजिशन हो रही है, वो सब अब हकीकत में बदलते रहे। देखिए जी, हर आदमी की अपनी सोच है, वो जिस तरह मर्जी सोचे। मैं किसी की सोच पे पाबंदी तो नहीं लगा सकता। मैंने बतौर अपोजिशन लीडर जो मैं समझता था जो गलत है उसको गलत कहा है, जो मैं समझता हूँ ठीक था मैंने उसको ठीक कहा है। उसके बाद मैं, अल्लाह का शुक्र है कि इस सौदे पे से फारग हुआ हूँ। उसके बाद मैं आज़ाद था, पीटीआई के साथ मेरी लड़ाई थी और पंजाब की सियासत आपके सामने है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हल्के के अवाम के मशवरे के साथ मैंने अपना एक फ़ैसला किया है। अब ज़ाहिर है हम सियासी लोग जब फैसले करते हैं तो उस पर तनकीद भी होती है, उसे अच्छा भी कहा जाता है। बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा फ़ैसला है, कुछ लोग आपकी तरह तनकीद भी कर रहे हैं। तो इस तरह फिर आपने जब फैसले करने होते हैं, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ बाहर निकले थे तो लोग बड़ा अप्रीशिएट करते थे। फिर साइफर आया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी आपने गलत किया है, वो तो बहुत मकबूल हो गया। अब जब 9 मई का वाक़या हो गया तो फिर लोगों ने कहा आपने बहुत ठीक किया है, और पीटीआई में होते तो आपका भी ये हाल होना था। तो आप बड़ा अच्छा फैसला है, आप तो बड़े दूर अंदेश हैं। तो ये सियासत में चलता रहता है। राजा साहब, आपको नून लीग में तो आपके बकौल हल्के के अवाम ने भेजा है। जिस वक्त आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी तो उस वक्त तहरीक इंसाफ में किसने भेजा था? एक और सादा सा सवाल है। तरीके इंसाफ में भी मैं हल्के में बैठा हूँ, हल्की की सियासत करता हूँ। हर आदमी आता था कि ये इलेक्शन पीटीआई वालों लड़ना है। मैं कि चलो पीटीआई की तरफ से लड़ते हैं। मैं रोज़ाना 10 घंटे डेरे पे बैठता हूँ, अभी भी मैं डेरे पे बैठा हूँ। तो मैं, मेरी हर वक्त आवाम के नब्ज़ पे मेरा हाथ होता है। मैं वो सियासतदान नहीं हूँ जो 4-4 महीने हल्के में नहीं आते। मैं 2 दिन अपोजिशन लीडर भी रहा तो सिर्फ 3 दिन इस्लामाबाद रहा हूँ, 4 दिन मैं अपने डेरे पे बैठता हूँ, लोगों के काम करता हूँ, सुबह से लेके शाम तक। कोई अच्छा राजा साहब, जिस वक्त आप ऑपोजिशन लीडर थे उस वक्त आपके हल्के के अवाम आपको क्या कहते थे कि तहरीक इंसाफ से आप ऑपोजिशन लीडर है, ये ठीक है? वो मुतमईन थे इससे? जी बिल्कुल मुतमिन थे, बल्कि ये कहते थे। दरमियान में ऐसा एक टाइम आया कि जी ये लड़ाई करके हमने गलत फैसला कर लिया है, इमरान खान तो बहुत ऊपर जा रहा है। जब साइफर और इमरान खान ने लड़ाया था और बड़ी मकबूलियत हो गई थी, मैंने कहा फैसला कर लिया है, लड़ाई लड़ रही है, जो अल्लाह को मालूम हुआ मैक्सिमम ये हो जाएगा कि इलेक्शन लूज़ कर जाएंगे। तो लेकिन हम बैठे रहे, हमने आवाम से रब्ता नहीं छोड़ा। आवाम के साथ रब्ता है, हल्के के अवाम रोज़ाना तकरीबन मुझे मिलते हैं, मैं उनके जो मसले हैं वो हल। ठीक, बिल्कुल। आप कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स कहते हैं, अवामी लीडर है, अवाम में रहने वाले हैं, लेकिन आज अवाम को और आपको कैसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून विनिंग हॉर्स है? क्या कहा आपने? आज आपको कैसे लग रहा है राजा साहब कि मुस्लिम लीग नून विनिंग हॉर्स है, फेवरेट है? कैसे महसूस हो रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखें अभी 9 मई के बाद इस तरह लग रहा था कि कोई भी सियासत में नहीं है, लेकिन उसके बाद जैसे ही मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया तो एकदम से नून लीग के जो वोटर हैं या सपोर्टर हैं वो एकदम से जोश में आए, हरकत में आए। और फिर जब मियां साहब ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, लाहौर जलसा करना है, तो वो तो फिर मेरी समझ से बाहर है कि वो लोग किधर से इतनी दुनिया आ गई, और मेरे तजर्बे से भी बाहर है कि इतनी दुनिया और इतना लोगों में जोश था। जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर शुरू की है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लोग रो रहे थे, ये हालत थी वहाँ पे। तो इतना जज्बाती एफिलिएशन एकदम से मियाँ साहब के साथ निकली। आपने मियाँ साहब की तकरीर सुन के उस दिन जज्बाती हो गए राजा साहब? आप भी इमोशनल हो गए थे मियाँ साहब की तकरीर सुन? ऐसी बात तो नहीं, मैं झूठ बोलूं, ऐसी बात नहीं है। बड़ी अच्छी तकरीर थी, बड़ा सीजन पॉलिटिशियन वाली तकरीर थी, और बड़ी अल्लाह के से डरने वाली तकरीर थी। अल्लाह का खौफ था उस तकरीर में, और उस तकरीर में ये था कि किसी के लिए गड़ा ना खोदो, जो गड़ा किसी के लिए खोदता है उसमें खुद गिरता है। तो बड़ी आजिज़ी वाली तकरीर थी। मैं इस चीज़ से बड़ा मुतासर हुआ। मैंने पहली दफ़ा मियां नवाज शरीफ की तकरीर किसी मैदान में या बिल्कुल लाइव देखी है, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। देखे ना, अब आप पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आपने फैसला किया नहीं, आपने नून लीग में जाना है। क्या नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की जगह है। आसिफ जरदारी साहब मेरे लिए इंतहाई मोहतरम हैं, बिलावल साहब मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, लेकिन आप
माशाल्लाह खुद समझदार हैं कि पंजाब की सियासत को सामने रखें, पंजाब के जो हालात हैं या पंजाब में जो लोगों की सोच है उसको सामने रखें। और पीपल्स पार्टी वाला जो पिछली दफ़ा मेरे मुकाबले में था 700 वोट लिए थे उसने, तो अब फिर इस हालात में मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन सियासत करने के लिए कुछ आपको हल्के के या आपके शहर के हालात मद्देनज़र रखने पड़ते हैं। अगर आप उनसे आंख चुराएं तो सियासी तौर पे फिर आप फारग हो जाते हैं। लेकिन राजा साहब, जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि वो मियां साहब को वजीर आजम नहीं बनने देंगे। देखें जी, इससे कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ अक्सरियत लेंगे, जिसके पास अक्सरियत होगी, पहले भी मियां शहबाज शरीफ साहब के पास अक्सरियत थी तो जरदारी साहब ने खुद उनको वज़ीर आज़म बनाया। अब भी जिसके पास अक्सरियत होगी, जो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ के पास होगी, तो इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म बनेंगे। जिसके पास अक्सरियत हो, ये एक जमहूरी तरीका है, उसी ने वज़ीर आज़म बनना। अच्छा, आपके मुताबिक नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएंगे, नून लीग फेवरेट है, ऑपोजिशन कौन होगी सर पार्लियामान में? अपोजिशन पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी जा सकती है, अपोजिशन में भी जा सकती है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब भी मेरा ख्याल इंशाल्लाह हुकूमत में होंगे। तो इलेक्शन के बाद सिनेरियो पता चलेगा कि कौन अपोजिशन में जाता है और कौन हुकूमत में। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी के कितने चांस है कि हुकूमत में इत्तेहाद उसी तरह हो जाए जैसे 16 माह की हुकूमत में इत्तेहाद हुआ पीपल्स पार्टी का? बहुत चांस होते हैं। देखिए, जब अभी ये मूड इलेक्शन का है, इसमें ज़रा तलखियाँ आपको नज़र आएंगी, थोड़े सख्त अल्फाज नज़र आएंगे। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा फिर एक दूसरे से मेल मुलाकातें शुरू होगी, अलाइंसेस बनेंगे। उस अलाइंस में ये भी होता है, मैंने कई दफ़ा देखा है कि किसी को सूबा दे दिया जाता है, किसी को वफाक दे दिया जाता है, किसी को गिलगित दे दिया जाता है। तो इस तरह सारी पार्टियों को एडजस्ट करने इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। कोई करे या ना करे, मुल्क की ज़रूरत है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने ये करना है, सबको साथ लेके चलना है। ये इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। जो मुल्क के माशी हालात हैं, जो मुल्क में महंगाई है, जो मुल्क में बेरोज़गारी है, जिस तरह गरीब आदमी मुश्किल से अपना दिन गुजार रहा है, उसके लिए ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। और अगर हम ना किए तो मैं समझता हूँ कि हम इस कौम के मुल्ज़म अच्छा राजा साहब, 16 माह की हुकूमत में ये सब कुछ हुआ ना, 16 माह की हुकूमत में सब लोग बैठ गए सिवाय तहरीक इंसाफ के। अब भी क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा होगा तो फिर राजा रियाज साहब जैसा ऑपोजिशन लीडर कहां से लाएंगे? देखिए जी, 16 माह अगर आप मेरी एक बात का जवाब दे दें तो आप मेरा ख्याल है सारी चीज़ समझ जाएंगे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट 100% होने जा रहा था। और मियां शहबाज शरीफ साहब को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। आज 800 रुपये, अगर मुल्क आज डिफ़ॉल्ट हो चुका होता तो 800 रुपये का लीटर होना था, आटा 500-600 रुपये किलो होना था। तो इन हालात में मुल्क की एक्सपोर्ट बंद हो जानी थी, इंडस्ट्री जो चल रही है थोड़ी बहुत ये भी बंद हो जानी थी, हर तरफ बेरोजगारी होनी थी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनना था। राजा साहब, ये सारी बातें हाथ नहीं मिलाना ये था। उस वक्त का ऑपोजिशन लीडर कह रहा है आज। ये सारी बातें सर जी, अगर मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ तो आपको मजाक लग रही है। मैं यही तो डिफॉल्ट होता मैं यही तो कह रहा हूँ राजा साहब, आप जैसा ऑपोजिशन लीडर अब कहां से मिलेगा? मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन आप मुल्क को डिफॉल्ट होने का क्रेडिट आप जरूर शहबाज शरीफ को दें, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। सर, एक क्रेडिट शहबाज शरीफ को और एक क्रेडिट आपको है कि आपने कंसेंसस से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट किया, इलेक्शन कमीशन तक नौबत ही नहीं आने दी। आपको ही बड़ा क्रेडिट है सर। जी बिल्कुल किया है। आपको कोई वज़ीर आज़म साहब से इतराज है तो बता दें। मेरा मैं तो क्रेडिट दे रहा हूं सर। थैंक यू जी। मैं तो कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म और कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि केयर टेकर गवर्नमेंट उसी सेटअप की एक्सटेंशन है जो चल रहा था। आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं। कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं ना कि ये उसी का तसलसल है। लोग कहने, मैंने आपको पहले बताया ना, कहने का और तनकीद करने का तो हर किसी का राइट है, वो कर सकता है। हम इस पे क्या कह सकते हैं? अच्छा राजा साहब, क्विकली ये बताइएगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन फैसल वाडा साहब का ये ख्याल है कि ये सारे नून लीग के साथ मिलके हुकूमत में होंगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी, ये तासुर दुरुस्त है? देखिए जी, इलेक्शन तक तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में कोई अलायंस नहीं कर रही। इलेक्शन के बाद
हर चीज़ मुमकिन है। मैं कहूँ कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। कुछ भी अलाइंस बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन के बाद अभी ये कहना कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हमने सिर्फ एक काम करना है कि पाकिस्तान के गरीब आदमी को रिलीफ देना है। इसके लिए हमें जो भी अलाइंस बनाना पड़ा, जो भी करना पड़ा, तो राजा साहब इलेक्शंस कब तक मुमकिन है? साहब वो करेंगे। इलेक्शंस कब तक मुमकिन है? इलेक्शन इंशाल्लाह मैंने कहा हुआ है कि फरवरी का पहले दूसरे हफ्ते के दरमियान होंगे। आप देखिएगा उसी दौरान होंगे। फैजाबाद धरना नजरेसानी केस इस वक्त हुकूमत और नजरेसानी के लिए अपील दायर करने वालों के खुद गले की हड्डी बन चुका है। नजरेसानी दायर करने वाले सब फरीक एक एक करके पीछे हट चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से दरखास्त कर चुके हैं कि उन्हें फैसले पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये दरखास्त उनके लिए बवाले जान बन चुकी है, क्योंकि चीफ जस्टिस की सदारत में केस सुनने वाला ये बेंच अब हुकूमत और इदारों से सवाल कर रहा है कि अगर किसी को फैसले पर कोई एतराज नहीं तो इस हुक्मनामे के ऐन मुताबिक अमल दरामद कराया जाए। अमल दरामद के मामले पर हुकूमत समेत तमाम फरीक अब तज़ब्ज़ुब का शिकार है और अदालत को मुतमईन करने में नाकाम दिखाई देते हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को बताया जा रहा है कि इस धरने से मुतालिक एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा चुकी है हुकूमत की तरफ से, लेकिन अदालत ने इस 5 रुकनी कमेटी के क़याम को यह कहकर रद्द कर दिया है कि हुकूमत कमेटी की आड़ लेकर फैसले पर अमल दरामद करने से बचना चाहती है। फैजाबाद धरना नजरेसानी अपील केस की आज भी एक लंबी समाअत हुई और इस समाअत की खास बात उस वक्त के चेयरमैन पैमरा अबसार आलम का वो बयान हल्फी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि फैजाबाद धरने के दौरान बतौर चेयरमैन पैमरा मुझ पर और हुक्काम पर साबिक डीजीसी फैज़ हमीद का शदीद दबाव था। उन्होंने सहाफ़ी नजम सेठी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दबाव डाला था और फैज़ हमीद ने हुसैन हक्कानी पर पाबंदी आयद करने के लिए भी दबाव डाला, लेकिन उनका मुतालबा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि फैज़ हमीद और उनके मातहत अफसरान टीवी चैनल्स पर दबाव डालते रहे। अप्रैल 2017 में शदीद दबाव की वजह से उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार और आर्मी चीफ को खत में लिखा था, जिसमें बताया था कि पैमरा हुक्काम को हिरासा और मफलूज किया जा रहा है। साबिक चेयरमैन पैमरा का कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां आमेज फ़ोन कॉल्स का सिलसिला बेनकाब किया था। मई 2017 में जियो और डॉन को असल नंबरों पर बहाल किया। पैमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर निजी चैनल बंद किया तो फैज़ हमीद ने बुलाकर बाकी चैनल्स भी बंद करने का कहा। 25 नवंबर 2017 को मरियम औरंगजेब ने राब्ता करके तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी आयद करने का कहा तो उन्हें बताया कि काबीना मंजूरी के बाद हुकूमती हिदायत पर चैनल्स बंद कर सकते हैं वरना नहीं। बयान हल्फी में अबसार आलम का कहना था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत पर फैज़ाबाद धरने के दौरान तमाम टीवी चैनल्स बंद किए। फैज़ाबाद धरने के दौरान निजी चैनल बंद करने के जुर्म में 2 साल बाद चेयरमैन पैमरा के ओहदे से हटा दिया गया। मेरा बयान हकाइक पर मबनी है जिनको बयान हल्फ जमा करा रहा हूँ। अब इस केस का हुक्मनामा भी सामने आया है और इस केस की समाअत का महवर यही बयान हल्फी और अबसार आलम साहब रहे हैं। इस केस का हुक्मनामा जो सामने आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दफ़ा और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB की धरना नजरेसानी केस की दरखास्तें खारिज कर दी। दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की गई हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया जिसके मुताबिक वजारत दफ़ा और IB की नजरेसानी दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है, जबकि PTI की नजरेसानी दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। पैमरा ने भी नजरेसानी की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की। पैमरा के वकील हाफिज एसए रहमान ने कहा कि उन्हें साबिक चेयरमैन जवाब अभी मिला है और चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने कहा कि हमने अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी है। हुक्मनामे में कहा गया कि साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने बयान हल्फी जमा कराया जिसमें एक इनफरादी शख्स और उनके नामालूम मातहत एहलकारों पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। अबसार आलम ने जिस इनफरादी शख्स पर इल्ज़ाम लगाया वो हमारे सामने पेश नहीं है। हुक्मनामे के मुताबिक अगर वफाकी हुकूमत कमीशन तश्कील देती है तो अबसार आलम ने कहा कि वो पेश होकर बयान देंगे। अबसार आलम ने कहा कि जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया अगर वो जरा करे तो भी कार्रवाई का हिस्सा बनूंगा। हुकूमती 3 रुकनी कमेटी मौसर नहीं है। अदालत ने पूछा क्या हुकूमती 3 रुकनी कमेटी किसी को तलब कर सकती है, लेकिन हमें इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। अदालती हुक्मनामे में बताया गया कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ देंगे। अटॉर्नी जनरल को कमीशन के क़याम के लिए वफाकी हुकूमत को तजवीज़ देने के लिए वक्त फराम करते हैं। हुकूमत अगर रजामंद हुई तो कमीशन बनाकर नोटिफिकेशन पेश करे। कमीशन के TORs बिल्कुल वाज़े होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत से इंक्वायरी कमेटी कायम खारिज करेंगे और उन्होंने इंक्वायरी कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन पेश करने की मोहलत मांगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत का फैसला तस्लीम करती है और अमल दरामद के लिए तैयार है। हाफिज एसए रहमान वकील पैमरा से पूछा कि किसी अदालती फैसले के हिस्से पर अमल हुआ। हाफिज एसए रहमान ने कहा कि वो दलाइल नहीं देना चाहते। हुक्मनामे के मुताबिक हमने चेयरमैन पैमरा से पूछा
नजरसानी दायर करने का फैसला किसका था? चेयरमैन पैमरा ने मुतज़ाद जवाबात दिए। पहले कहा अथॉरिटी ने नजरसानी दायर की, फिर कहा ज़बानी अथॉरिटी ने कहा। इस केस की समाअत भी बड़ी दिलचस्प रही। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। अबसार आलम ने अपने बयान में वजारत दिफा के मुलाजमीन पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आप इन इल्ज़ाम के बाद भी नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि अबसार आलम के लगाए गए इल्ज़ाम देखे हैं, हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अबसार आलम फैज़ाबाद धरने के वक्त क्या थे, और अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फैज़ाबाद धरने के वक्त अबसार आलम चेयरमैन पैमरा थे। जस्टिस आजीसा ने इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब बनाई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 19 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अभी तक कमेटी ने कोई काम नहीं किया, जिस पर मंसूर उस्मान ने बताया कि 26 अक्टूबर को कमेटी इजलास हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद के लिए कायम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर सवालात उठा दिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किस कानून के तहत बनी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कानूनी हैसियत क्या है, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि कमेटी बनाकर सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहेंगी, होना कुछ भी नहीं है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप समेत सब कह रहे हैं कि फैज़ाबाद धरना फैसला ठीक है, हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी आंखों में धूल झोंकने की मुतरादिफ है। क्या कमेटी ने जो TORs बनाए हैं उनमें सब जिम्मेदारों से हिसाब लिया जाएगा? पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा, बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वह वापस लौट गया। हुकूमत में तहकीकात करने की कोई अहलियत या काबिलियत नहीं है। बच्चों से पूछे तो वो भी आपसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या आप रियासती उमूर आइन के मुताबिक चलाए जा रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि कमेटी के TORs से तो लगता है कि आपने सबको बरी कर दिया है। धरना केस में अदालत ने पूरी हिस्ट्री दे दी, हमने पूछा था धरने का जिम्मेदार कौन था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत ने कमेटी का एक भी TOR दुरुस्त नहीं बनाया। हुकूमत चाहती है कि सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। अरबों का नुकसान हुआ मगर हुकूमत को परवाह नहीं है। कमेटी रिपोर्ट का क्या होगा? क्या कमेटी रिपोर्ट काबीना में पेश होगी? कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पेश होगी ताकि कार्रवाई हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि हम कमेटी रिपोर्ट का जायजा नहीं लेंगे, अदालत आपका काम क्यों करे? फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कराना हुकूमत का काम है। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला कमेटी का हिस्सा है, वो क्या काम करेंगे? कितने पुल गिराए गए, कितना नुकसान हुआ, ये सब कौन देखेगा? जस्टिस काजी फायजीसा ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि हुकूमती कमेटी के TOR से तो सब बरी हो जाएंगे माजरत के साथ, लेकिन ये कमेटी काबिल कबूल नहीं है। अदालत इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से खुश नहीं है। हुकूमत की बनाई गई कमेटी गैर कानूनी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि हुकूमत ने कमेटी सिर्फ तहकीकात के लिए बनाई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट के साथ सिफारिशात देगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। एक कागज़ के टुकड़े से मुल्क नहीं चलाया जा सकता। हमें बताया कि कौन से रूल्स ऑफ बिजनेस और किस कानून के तहत कमेटी बनाई गई। जिस तरह हुकूमत मामला चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालत ये करार देगी कि हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। हम जानना चाहते हैं कि फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। 6 फरवरी 2019 से आज तक फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस तरह तो यहाँ हर कोई कहेगा कि जो भी करूँ मुझे कोई पूछ नहीं सकता। हुकूमत सीधा सीधा ये कह दे कि हम काम नहीं करेंगे। मंसूर उस्मान ने कहा कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाएंगे, जैसे अदालत हुक्म करेगी उस पर अमल दरामद भी होगा। अब इस सारे मामले के ऊपर अटॉर्नी जनरल से बार बार सवाल होता रहा। जस्टिस अतर मिनल्ला भी पूछते रहे, जस्टिस काजी फायजीसा भी पूछते रहे और उस इंक्वायरी कमेटी के TOR से मुताल्लिक बहुत नुक्ताचीनी होती रही। अब इस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी तसल्ली तो दी गई है कि वो दोबारा इस पर करने से मुताल्लिक भी बात को देखेंगे और अबसार आलम के जो इल्ज़ामात हैं यकीनन वो भी इंतहाई अहम है। फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत के दौरान पैमरा की वकील से इस मुताल्लिक भी मुकालमा हुआ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि वकील अपने मुवक्किल को अदालती अहकामात नहीं बताएगा तो हम नहीं सुनेंगे। ये फुटबॉल का खेल नहीं है, जिस पर पैमरा की वकील का कहना था कि मुझे अदालत बात करने दे। खलल डाला जा रहा है। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वकील का ये रवैया है कि कहे अदालत खलल डाल रही है। वकील पैमरा ने कहा कि मुझे नहीं सुनना तो मैं जा रहा हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जाएं, आपको हम नहीं सुनते। चीफ जस्टिस के बाद पैमरा की वकील अदालत से चले गए। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पैमरा सलीम बेग से इस्तफसार किया कि आपको किसने कहा था नजरसानी दायर करें, जिस पर उन्होंने बताया कि पैमरा की लीगल टीम होती है, सब नजरसानी कर रहे थे, हमने भी कर दी। चेयरमैन पैमरा के बयान पर चीफ जो है उन्होंने कहा कि ये भेड़ चाल की दुरुस्त मिसाल है, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा मेरे आपसे कुछ सवालात हैं। आपने जो वज़ीर आज़म को ख़त लिखा उसमें कोई और शिकायत की, आपने कहा मीडिया में कुछ गलत। आपके ख़त पर वज़ीर आज़म क्या एक्शन लेते अबसार आलम ने अदालत को बताया कि उस वक्त मीडिया हुक्काम के पास कुछ एजेंसीज़ के लोग जाते थे, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने आपके खतूत के जवाब दिए गए या नहीं, ये सवाल पूछा। अबसार आलम ने कहा कि मेरे खतूत का जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने अबसार आलम से इस्तफसार किया कि आप वज़ीर आज़म होते तो क्या करते, जिस पर अबसार आलम का कहना था
कि धमकी आमेज कॉल मेरे मातहत अफसर को आई जो मैंने नवाज शरीफ और आर्मी चीफ को फॉरवर्ड की। जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि आपको कॉल किसने की थी और वजीर आजम इसमें क्या कर सकता था, जिस पर अफसार आलम ने कहा कि जो कॉल मुझे की गई उसमें कोई नंबर नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बोले FIA या पुलिस कॉल रिकॉर्ड कर सकती थी, वजीर आजम कोई तहकीकाती अफसर नहीं होता। साबिक चेयरमैन पैमरा ने कहा कि धमकी आमेज कॉल पैमरा में रिकॉर्ड हुई। जस्टिस जतर मिनल्ला के माजी की और मौजूदा मेरे हवाले से कलमात जिंदगी का सरमाया है। निगरां वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को भी तमाम सूरत हाल से आगाह किया था। एजेंसी का हुक्म ना मानने पर मेरे खिलाफ 3 दरखास्तें अदालतों में दायर हुई थी। मुझे कुछ अरसे बाद ओहदे से हटा दिया गया था। अदालती हुक्म पर सच सामने लाया हूँ। चीफ जस्टिस ने अफसार आलम से मुकालमा करते हुए कहा कि अदालत पर कुछ ना डालें, आप आराम से घर बैठे जो बातें आप कह रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी दें। आप कह रहे हैं कि अगर बुलाया होता तो पेश होता, इससे तो अदालत बुरी बन रही है। हमने आपको नहीं बुलाया या आप खुद आए हैं। अफसार आलम ने कहा कि जियो पर शो करने वाले जिम सेठी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फैज़ हमीद ने दबाव डाला और बहुत सारे और चैनल्स को बंद करने के हवाले से जो अफसार आलम की स्टेटेड पोजीशन है उन्होंने अदालत के सामने रखी। ताहम इस सारी सवाल यही है कि अदालत नज़रसानी अपीलों के बाद भी जो बड़ा सवाल उठा रही है वो फैज़ाबाद धरना केस की अमल दरामद के हवाले से उठा रही है कि अब अमल दरामद कौन कराएगा। और अब देखना ये कि क्या हुकूमत में अमल दरामद की अहलियत है और क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सियासी मुर्शद का मुकाबला अपने ही सियासी मुरीदैन से पड़ गया है। तहरीक इंसाफ की सियासत प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर चल रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडे की वजह से इक़्तिदार में रहे और जब बाहर आए तो भी वो प्रोपेगेंडे का सहारा लेते रहे। अब जब वो जेल में कैद है तो पार्टी की प्रोपेगेंडा ब्रिगेड प्रोपेगेंडा करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस प्रोपेगेंडे का शिकार खुद हो रही है। कन्फ्यूजन में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लगता ये है कि PTI के जो सियासी मुर्शद हैं, यानी चेयरमैन PTI हैं, उनके जो सियासी मुरीदैन हैं वो अपने मुर्शद की दर पे हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ वकला की टीम चेयरमैन PTI से मिलकर आई। आफ्ताब बाजवा उनमें से एक थे। बाहर आके उन्होंने क्या संगीन इल्ज़ाम आयद किया, ज़रा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। वकला के दरमियान खान साहब ने ये बात कही है कि मेरे साथ स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा। ये भी आपको बता दो, जूता पहनो तो उसमें भी स्लो पॉइजनिंग होती है। वो कहते हैं मुझे कोई सहूलत नहीं मिल रही। खुद ही प्रोपेगेंडा किया, खुद ही इस प्रोपेगेंडे को डिफ्यूज कर दिया। उसके बाद एक पिक्चर खान साहब की वायरल हो जाती है और बख्तरबंद गाड़ी के अंदर देखा जा सकता है कि वो बैठे हुए हैं और एक पुलिस एहलकार जो है वो तस्वीर बना रहा है। इसको आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ब्रिगेड ने इसको खुद सेलिब्रेट किया। उसके बाद शहबाज गिल साहब आते हैं और कहते हैं वो जो स्लो पॉइजनिंग वाला मामला था उसको डिफ्यूज़ करने के लिए ये तस्वीर जारी की गई है। अब कोई पूछे कि तहरीक इंसाफ के खुद ही चेयरमैन PTI के एक वकील एजाज भुट्टर साहब ने ट्विटर हैंडल पर यह तस्वीर शेयर की थी। आप तस्वीर खुद ही शेयर करते हैं और खुद ही उस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट करने लग जाते हैं। यानी चेयरमैन PTI को इस वक्त किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, उनकी अपनी टीम, उनके अपने मुरीदैन ही मुर्शद हुए हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।